घर में लौटकर आते हैं। राधिका, तुमने अभी तक मम्मी के कपड़े नहीं बदलवाए। तुम्हें पता है ना, आज भैया भाभी मम्मी से मिलने आने वाले हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब जाकर पहले उनके कपड़े बदल कर आओ। कुणाल राधिका को आवाज देते हुए बोला। कुणाल, कितनी बार कहा है तुमसे कि एक नर्स रख लो, लेकिन तुमसे रखते नहीं बनता। अब संगीता तो आते ही आएगी और आकर कपड़े बदलेगी, उनके कपड़े। राधिका ने भी पलटकर जवाब दिया। तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमसे पहले ही मुझसे पूछे बिना ही संगीता के 3,000 रुपए बढ़ा दिए। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? कुणाल ने जवाब दिया। अच्छा, तुम अकेले कोई पैसे नहीं लगा रहे हो, तुम्हारे भैया भाभी भी तुमको बराबर पैसा देते हैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए। उन पैसे को तो तुम अपनी जेब में संभाल के रख लेते हो। मम्मी जी का इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है, दवाइयां डिस्पेंसरी से आ जाती है, फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें जोर आता है। आज तो राधिका भी बराबर जवाब दे रही थी। हाँ, जैसे और भी खर्चे ही नहीं है। एक तो आने जाने वाले लोगों से ही दुखी हूँ मैं। अधिकतर रिश्तेदार बाहर रहने वाले लोग हैं। यहाँ आते तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकते ही हैं। क्या उन लोगों के खर्चे नहीं होते? अरे तुम बहू हो, क्या तुमसे मम्मी की सेवा नहीं होती है? कम से कम तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। मैंने तुम्हारी मम्मी का ठेका नहीं लिया है जो उनकी सेवा करती रहूंगी। कोई मैं अकेली बहू नहीं हूं उनकी, एक और बहू भी है। और क्यों समझूं मैं तुम्हारी हालत? क्या तुमने समझी थी मेरी हालत? कहते कहते राधिका की आंखों में आंसू आ गए। बस तुमसे तो गड़े मुर्दे उखाड़ वालो। तुम्हारी मम्मी में और मेरी मम्मी में बहुत फर्क है। और थोड़ा धीरे बोलो, अंदर मम्मी को सुनाई देगा। आज अपनी सास को तरसा रही हो तो कल को तुम भी तरसोगी। याद रखो, इंसान अपने किए हुए को इसी दुनिया में भुगतता है। कुणाल ने गुस्से में कहा। फिर तो समझ लो, तुम्हारी मम्मी आपने किए की ही भुगत रही है। मेरी माँ भी इसी तरह बिस्तर पर थी, लाचारी सी। बदले में तुम्हारी मम्मी ने और तुमने क्या किया था? कहती 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 रहती राधिका के आंसू अब जब रुके नहीं तो अपने कमरे में चली गई। राधिका अपनी मम्मी की इकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत पहले हो गया था। घर वालों ने उनकी दूसरी शादी के लिए दबाव भी बनाया था, पर राधिका के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की। आखिर एक स्कूल में नौकरी कर उन्होंने राधिका को पाल पोसकर बड़ा किया था। जब राधिका ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने कुणाल से उसका विवाह करवाया था। जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। राधिका की विदाई के बाद अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ उनका एक 3 कमरों का मकान था। दिन में तो वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास कर लेती थी, जिससे उनका अकेलापन भी काफी हद तक दूर हो जाता था। इधर राधिका भी अपने ससुराल में खुश थी। घर में सास कमला जी और पति कुणाल ही थे, जबकि जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। एक दिन अचानक राधिका के पास उसके मायके में पड़ोस के रहने वाले शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये सुनकर राधिका कुणाल के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हुई। वहां जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और ब्लॉकेज ज्यादा था, इसलिए बाईपास करना जरूरी था। खैर, मम्मी का मेडिकल था तो सब कुछ आसानी से हो गया। कुणाल तो तीसरे दिन ही वापस आ गया, पर राधिका वहीं रह गई। 10 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन समस्या यह थी कि अब बार बार चेकअप के लिए जाना था। उसने इस बारे में कुणाल से बात की तो उसने कहा, यार मेरी मम्मी भी तो अकेली है, इतने दिन वहां छोड़ दिया तो क्या कम था। आखिर मम्मी भी अकेली यहाँ परेशान होती है। अब कुछ भी हो, तुम तो यहाँ वापस आ जाओ। कुणाल के फैसले को सुनकर राधिका वापस आ गई, लेकिन अपने साथ अपनी मम्मी को भी ले आई। आखिर उन्हें अकेली किसके भरोसे छोड़कर आती। उन्हें वहां देखकर कमला जी और कुणाल दोनों का मुंह बन गया। वो लोग तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। कई बार कमला जी वहीं पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर जोर जोर से बड़बड़ाती थी ताकि उनकी आवाज राधिका की मम्मी के कानों तक पहुंचे।
पहले के लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, पर हाय रे कलयुग, आजकल तो बेटी के घर में आकर टिक जाने का जमाना आ गया है। तो कभी कहती, अरे जो बेटी के घर आकर रहता है उन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। शास्त्रों में लिखा है, ऐसे लोग तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरते हैं। ये देख राधिका को भी दुख होता था, पर वो कुछ कर नहीं पाती थी। मम्मी ने उसे साफ मना कर रखा था कि मेरे लिए अपना ससुराल मत बिगाड़ना, और राधिका से जाने की जिद करती तो राधिका उन्हें जाने नहीं देती थी। ये सब सुनकर धीरे धीरे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर एक दिन राधिका अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन कुणाल घर पर ही था। अपनी कुछ जरूरी फाइल ढूंढने के चक्कर में उसने अलमारी में देखा कि कुछ पेपर्स और गहने रखे हुए थे। उसने उठाकर उन्हें देखा तो वो राधिका के मायके वाले घर के पेपर्स थे। शायद यहाँ आते समय राधिका वो सब ले आई थी। उसने इस बारे में कमला को जी को बताया तो कमला जी ने कहा, बेटा आज नहीं तो कल तेरी सास को तो मरना ही है, फिर तो सब कुछ तेरा ही है। तुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है। इस मकान से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे ना, फिर लोन की क्या जरूरत है। पर मम्मी, तुम्हारी बहू की मम्मी राजी भी होगी। वो मुझ पर छोड़ दे, बस तू जरूरी पेपर्स बनवा ले और फिर राधिका को यहाँ से किसी काम से ले जाना, कमला जी ने कहा। 5 दिन बाद शाम को कुणाल ने राधिका से तैयार होने को कहा। राधिका तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं गए, तो आज हम मूवी देखने चलेंगे। पर राधिका ने मना कर दिया तो कुणाल नाराज हो गया। पर जब राधिका की मम्मी को ये बात पता चली तो उन्होंने राधिका को समझा कर भेजा। जब राधिका और कुणाल वहां से चले गए, कमला जी उनके पास आकर बैठ गई। समधन जी, ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें भेज दिया। वैसे भी काफी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। इस बहाने मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। ये सुनकर राधिका की मम्मी मुस्कुरा दी। तब कमला जी ने कहा, देखिए ना समधन जी, अब उम्र हो गई है, हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, पर इस महंगाई के दौर में दवाइयां, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयां का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है तो सुविधा तो लेनी ही चाहिए। इसलिए मैंने तो अपने लिए आज कुणाल से कह कर फॉर्म मंगवाया है, ताकि कम से कम दवाइयां तो मुफ्त के मिल जाए। फिर सोचा आपको भी जरूरत होगी तो आपके लिए भी फॉर्म साथ ही मंगवा लिया। उनकी बात सुनकर राधिका की मम्मी ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया है, मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खर्च हो गई। इसलिए तो समधन जी मैं फॉर्म लेकर आई हूँ आपके पास। मैंने जो साइन कर दिए हैं आप भी इस पर साइन कर दो, बाकी डिटेल तो कुणाल भर देगा। कहते हुए उन्होंने एक खाली फॉर्म दिखाया जिस पर उन्होंने साइन कर रखे थे। उनकी बात मानकर राधिका की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन कर दिए। 2-3 पन्नों के उस फॉर्म पर साइन करने के बाद कमला जी ने उनसे बोली, अच्छा समधन जी, अब आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर मैं आपसे इतनी बातें किए जा रही हूँ। कहकर वो उस कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने काफी अच्छे से राधिका और उसकी मम्मी से बातचीत की। उन्हें किसी बात का शक तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि कुणाल उन्हें अपने पैसों से दवाई लाकर देता था और कह देता था कि ये सरकार की तरफ से मुफ्त थी। लेकिन एक महीने बाद अचानक राधिका के मायके में पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का दोबारा फोन आया। मम्मी का हालचाल पूछ लेने के बाद उन्होंने कुणाल के हाथों उनके मकान के बिक जाने की बात कही। तब जाकर उसे पता चला कि इतना बड़ा धोखा हुआ है। उस रात उसका कुणाल और कमला जी से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, पर दोनों बेशर्मी के साथ बोले थे, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ हमारा ही तो था, बेचकर हमने हमारे काम में ले लिया तो गलत क्या है। हमारी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी भी तरक्की हो रही है। पर ये तो धोखा है, आपने धोखे से मेरी मम्मी के साइन करवाए हैं पेपर पर। अब धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी है। तुमसे और तुम्हारी बीमार माँ से जो बन पड़े कर लो। कमला जी हाथों को नचाते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई।
उन लोगों के झगड़े की आवाज अंदर तक राधिका की मम्मी तक पहुंच रही थी। राधिका जब उनके पास गई और बोली, मम्मी बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों को, आज तो मैं इनको पुलिस के हवाले करके रहूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया हमें इन लोगों ने, अब चाहे तलाक ही लेना पड़े, पर मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं करेगी। मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ, फिर मेरे बाद तो तेरा कोई नहीं है, राधिका की मम्मी ने कहा। पर मम्मी इन धोखेबाजों के साथ, बेटा नहीं, नहीं तो कोई तो है, कम से कम तू अकेले तो नहीं रहेगी, तू बस इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सजा तो भगवान देगा, तुझे बस मेरी कसम है। राधिका की मम्मी ने अपने कसम देकर उसे रोक दिया, लेकिन वो इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रही और कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पर कमला जी और कुणाल को कोई दुख नहीं था, उनके लिए तो बस अब पीछा छूटा था। पर राधिका तब से बहुत दुखी थी। इस बात को भी 5 साल हो गए थे। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती का कोई दुख नहीं था, लेकिन अभी 2 महीने पहले कुणाल के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसके कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बार बार उसके गले घर के चक्कर लगाने के बावजूद भी वो कुणाल को कुछ ने भी देने को तैयार नहीं था। इसी बारे में वो और कमला जी उसके पार्टनर के घर जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कुणाल को तो हल्की फुल्की चोटें ही आई थी, लेकिन कमला जी को बहुत ज्यादा लगी थी। 20 दिन तक वो तो हॉस्पिटल में ही रही। वहां तो नर्स ने संभाल लिया था, लेकिन घर आने के बाद उन्हें किसी न किसी की जरूरत होती थी, लेकिन राधिका ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर कुछ देर बाद उसके जेठ जेठानी वहां पहुंच गए। जेठानी ने आकर ही कमला जी को संभाला था। ये देखकर कुणाल ने कहा, देखो ये भी एक बहू है जो अपने सास की सेवा में तत्पर है, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती है जिसे अपनी सास से कोई लेना देना ही नहीं होता। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने, कुछ बहू अपनी सास की सेवा कर लेती है। बस बात यह है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और न ही किसी को करने दिया, पर तुमने मम्मी के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसकी मम्मी को धोखा दिया, फिर तुम उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो। अपने भैया की बात सुनकर कुणाल चुप हो गया। कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तो खड़ी है, मेरा पति ऐसा कर देता तो जेल की हवा खिला देती, अचानक भाभी ने कहा। ये सुनकर तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। भैया भाभी 2 दिन वहां रहे, पर भाभी ने ही कमला जी को संभाला, लेकिन राधिका एक बार भी कमला जी के कमरे में नहीं गई और न ही भैया भाभी में उससे कुछ कहा। आखिर कैसे उम्मीद करते थे कि इतने धोखे के बाद वो उनकी माँ की सेवा करेगी। आखिर इस तरह के हालात देख भैया भाभी अपने साथ ही कमला जी को ले गए, लेकिन जाते जाते कुणाल को जरूर समझा गए, अपनी गलती तो सुधार ले, माँ की सेवा करने के लिए तो फिर भी हम हैं, पर तेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। सोच, 5 साल पहले तू जिस जगह खड़ा था आज भी उसी जगह खड़ा है। धोखे का एक पैसा नहीं बचा तेरे पास। भाई कर्म लौट कर आते हैं, इसलिए संभल जा। पर पता नहीं ऐसा क्या दम्भ भरा हुआ था कुणाल में कि उसने अभी भी अपने किए की माफी नहीं मांगी, न ही राधिका ने उससे माफी की कोई उम्मीद की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें।